हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट लेके हाजिर हूं मैं। ये 60 to 70 मिनट्स की वीडियो होगी जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत सिंपल वे में कवर किया गया होगा एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ये चैप्टर आपका फॉर श्योर। एंड इसमें मैंने बढ़िया बढ़िया नोट्स यूज किए हैं, वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना। और भाई साहब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आंसर जरूर कर दिया करो, है ना, तभी कॉन्फिडेंस दोनों साइड से बूस्ट होगा। मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक बोर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट सैंपल पेपर नहीं लिए हैं तो बेस्ट टाइम इज नाउ। आप लोगों को पीसीएम के लिए हाई स्कोर सैंपल पेपर में बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। ये वाले आपके सैंपल पेपर हैं जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम की फील देंगे। बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही ये लूज फॉर्म में आपके पास आएंगे, है ना। 9+1 है, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर होंगे सारे के सारे। इसके बाद आप लोग आंसर शीट पे लिख के अपने लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट कि फाइनल एग्जाम के अंदर कोई गलतियां ना हो। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके लिए आंसर बुकलेट भी साथ में मिल जाएगी एंड इन बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, है ना। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रही होगी, केमिकल रिएक्शन से आ रही होगी, है ना। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे और फिर उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस को करवाने में भी यूज किया जाएगा। या फिर आप लोग बात कर सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप कोई एक सब्सटेंस लो, फॉर एग्जांपल आपने NaCl लिया, उसको पानी में डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी और वो सब्सटेंस हमारा आयंस में ब्रेक होने लगे, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट into ions in their aqueous solution on passing electricity, for example NaCl, KCl। फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस which doesn't dissociate into ions, जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं भैया, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, जो डिसोशिएट हो जाए। अगर कोई सब्सटेंस है और वो पूरे का पूरा ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाए, 100% डिसोसिएशन शो कर दे, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। और अगर कोई सब्सटेंस है जिसका बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन ही, लाइक लेस देन 5% हिस्सा ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो पाता है, तो उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने पानी भर दिया और यहां से पास कराने लगे हो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और यहां पर ले लिया कोई सब्सटेंस, देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये सब्सटेंस हमारा आयंस में ब्रेक होने लगा है और इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। पानी ना भी लो, अगर इसी सब्सटेंस की मोल्टन फॉर्म ले लेते, मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है मेल्टेड फॉर्म, पिघला के आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते और ये सब्सटेंस हमारा आयंस में ब्रेक हो जाए, तो हम लोग इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। बाकी कई सारी डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट की आगे बनेगी जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों को एक शॉर्टकट याद रखना है, पैनिक। इसमें करंट का यूज किया जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर कंज्यूम होती है, अगर करंट तुम्हें लगेगा थोड़ा पैनिक तो होगा ना। तो यहां पर पैनिक का मतलब क्या है, पैनिक का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। अब ऐसा होता क्यों है ना। अब इसको क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो आयंस है, ये जो Cl नेगेटिव आयंस है, ये इधर की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, जो हमारे पास Na पॉजिटिव आयन है वो इधर की तरफ, एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं गोज टू एनोड, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, कैटायंस है,
गोज टू, वो कहां पर जाते हैं भाई, कैथोड पर चले जाते हैं। क्लियर है। एनोड उसे बोलते हैं जहां पर एनायन जाएंगे, कैथोड उसे बोलेंगे जहां पर कैटायन जाने वाले हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कंडक्टर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करें तो तीन तरह के, चार तरह के होते हैं, बट तीन तरह के ज्यादा फेमस है। तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। कंडक्टर विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, सेमीकंडक्टर जिनमें से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, थोड़ी नहीं हो पाती है ना, बीच में कहीं लाई करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। दो तरह के कंडक्टर होते हैं भाई, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो फ्लो करती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो करती है ड्यू टू आयंस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इनमें आयंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इनका दूसरा नाम क्या होगा, आयनिक कंडक्टर। अब देखिए, जैसे एक मेटल है ना, मेटल है, मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मान लो आयरन की वायर है, कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, या फिर एल्यूमिनियम की वायर है, तो उसको टूटना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस हो सकती है। तो यही लिखा गया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको NaCl में से करंट पास कराना है, फॉर एग्जांपल आपको NaCl में से करंट पास कराना है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, और सोचते रहो कि सॉलिड फॉर्म में है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो ऐसा कदाचित होने वाला नहीं है। इस सब्सटेंस को आयंस में टूटना पड़ेगा, तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जब सब्सटेंस टूटेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाएगा। आगे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये टॉपिक, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर है द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेटल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है वो घट जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों? देखो बेटा, मेटल्स के अंदर जो होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होल्स भी होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो होल्स जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन पॉजिटिव होल्स का दूसरा नाम होता है, दीज पॉजिटिव होल्स आर ऑल्सो नोन एज कर्नल्स। क्या बोलते हैं इनको? कर्नल्स बोलते हैं। ये कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसके फ्लो में क्या करेंगे? हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो कंडक्शन है वो घट जाती है। ये लिखा गया है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बढ़ जाती है। कोई सी भी कंडक्शन हो, कोई सी भी कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी कंडक्शन बढ़ेगी। ऐसा क्यों है? स्पीडली आयंस बनेंगे, आयंस की एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। वो फास्टली मूव करेंगे, है ना, और फास्टली मूव करेंगे तो भैया उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। बिकॉज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन डिसोसिएशन और डिक्रीज इन इंट्रायनिक अट्रैक्शन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। आगे मूव करते हैं। मेटालिक कंडक्टर में से आप लो एज वेल एज हाई वोल्टेज का करंट पास करा सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स में से आप ओनली लो वोल्टेज का करंट ही पास करवाया जा सकता है। याद रखिए, मेटल में से लो वोल्टेज का करंट पास हो सकता है, हाई भी, और इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ लो। एग्जांपल की बात करें, NaCl, NaOH, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। मेटल के बहुत सारे एग्जांपल है, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। गोल्ड भी एक अच्छी मेटल है, बट गोल्ड को आप मेटालिक कंडक्टर नहीं बना सकते हो, बहुत सॉफ्ट होती है वो। आगे मूव करते हैं। एक नन्ना मुन्ना टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेल क्या करता है? एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दो तरह के सेल होते हैं हमारे पास, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर सकता है? ये सेल हमारे पास केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनेगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है, या कह लीजिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराता है, या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। ये पॉइंट्स की क्या सेंस है वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। अभी के लिए याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो C2E करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस करवाने में यूज करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, जिसका अगला नाम होता है वोल्टेइक सेल। ये क्या करता है? विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है जिंक कॉपर सेल। उधर डायग्राम बना हुआ है बट मैं थोड़ा सिंपल वे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे पास इधर दो कंटेनर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे? दो कंटेनर। ये दो कंटेनर है, एक में आपने लोगों ने लेनी है जिंक की रोड, एक में आप लोगों ने लेनी है जिंक की रोड और इसको डाल देना जिंक के सॉल्यूशन में, और जिंक के सॉल्यूशन से मेरा मतलब है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरे को आपने लेना है, दूसरे में आपने लेना है कॉपर की रोड, है ना, और यहां पर ले लोगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब आपने चेक करना है करंट आ गया कि नहीं, तो करंट को चेक करने के लिए तार लगा देंगे और इधर लगा देंगे एक लट्टू, समझते हो ना, लट्टू मतलब बल्ब, बल्ब लगा दिया, है ना, या फिर वोल्ट मीटर मीटर एमीटर वगैरह भी लगाया जा सकता है। अब ये सेल काम करे उसके लिए जरूरी क्या है कि इनर सेल सर्किट भी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं और ये सेल काम करना स्टार्ट कर देता है ब्रो। इसमें हम बिजली बना रहे हैं तो बिजली बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लोन। क्या लेना पड़ेगा भाई? लोन। उधर क्या था? उधर बिजली का यूज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे तो पैनिक होता है। इधर बिजली बना रहे तो लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी कहां पर? एनोड पर, और एनोड पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। ये लेफ्ट साइड है, इधर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन, और इधर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिस पे होगी उसे क्या बोला जाएगा? एनोड। रिडक्शन जिस पर होगी उसे क्या बोला जाएगा? कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। सर जी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए उधर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या होगा भैया, यहां पर जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, दो इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? जिंक टू पॉजिटिव। आई होप आप सबको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्टकट याद रखिए ऑयल, और रिडक्शन के लिए शॉर्टकट याद रखिए रिग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है भैया? रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज कम होने वाला है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन कॉपर मेटल नहीं करती है। ये जो कॉपर सल्फेट है इधर से कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता है। धीरे धीरे क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है कॉपर वाली जो रोड है वो थिक होने लगती है, और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे दे के थोड़ा अरे वाह थिन होने लगता है। समझ जाइएगा ये क्या होने लग जाता है? थोड़ा थिन होने लग जाता है। क्लियर है बेटा? यहां से एक छोटा टॉपिक बनता है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन कह लीजिए या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा भाई बताइए? किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ये लेफ्ट साइड है, ये सोल्ट ब्रिज है, लेफ्ट साइड में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में क्या हो रही है? रिडक्शन। यही सेल नोटेशन है। अगर आप ऑक्सीडेशन को करके दिखाना चाहो तो जिंक से क्या बन रहा है? जिंक से बन रहा है जिंक टू पॉजिटिव, और कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा है? कॉपर टू पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर। क्लियर है? यही होता है। आगे मूव करें। एक नन्ही सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए हमारे इस सेल की जो पावर आती है, ई नोट सेल जो आता है वो आता है हमारा 1.10 वोल्ट। ये कैसे आया ये आपको 2-3 मिनट बाद समझ में आ ही जाएगा। ई नोट सेल जो हमारा आता है वो आता है 1.10 वोल्ट। अगर हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने दे दिया जो कि ज्यादा है ई नोट सेल से। अच्छा अगर मैं इधर ध्यान दूं, इधर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट जाएगा इधर से इधर, इधर आने लगेगा आपका आई। क्लियर? अब इधर आ जाइए। क्या भाई, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जीत जाएगा और हमारा सेल उल्टा हो जाएगा। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बिहेव लाइक
बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। एंड करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल पोटेंशियल कम रहे और हमारे सेल का पोटेंशियल ज्यादा रहे, तो हमारे सेल का पोटेंशियल ज्यादा तो हमारा सेल जीतेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल बिहेव नॉर्मली, हमारा सेल नॉर्मली बिहेव करेगा। और अगर कभी एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल हो जाए 1.10 वोल्ट के, या कह लीजिए हमारे सेल के पोटेंशियल के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप्स वर्किंग, हमारे सेल ने इधर काम करना बंद कर देना है भैया। क्लियर है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड ब्रिज। सोल्ड ब्रिज आप लोगों को याद होगा, वो उल्टे यू की ग्लास ट्यूब थी, इस तरह का एक्चुअल में होता है ना। क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जैसे KCl, KNO3, K2SO4 इन अगर फॉर्म किसे कहा जाता है, जेली लाइक फॉर्म। इसका एक किनारा एक बिक्कर में होता है और दूसरा किनारा दूसरे बिक्कर में होता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। सबसे पहली बात, प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर। इधर जिंक सल्फेट लिया है, इधर कॉपर सल्फेट लिया है, तो उसको इधर उधर नहीं जाने देगा। दूसरी बात, इट कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। देखिए जो आउटर सेल सर्किट है वो तो इसने वायर और बल्ब ने कंप्लीट कर दिया, इनर सेल सर्किट कौन कंप्लीट करता है, ये सोल्ड ब्रिज। अगली बात, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ हैव सेल। अगर इधर देखिए, इधर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl, K पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, मान के चलो इधर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए K पॉजिटिव आ जाएगा। मान के चलो इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव। तो ये क्या करता है, हाफ सेल्स को न्यूट्रलाइज रखता है, किसी भी चार्ज को ज्यादा नहीं होने देता। और ये सिंपल है, दोनों बिकर्स को जोड़ने का काम करता है भाई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये सेल दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलेगा। इसका शॉर्टकट क्या किया था हम लोगों ने, लोन। क्या शॉर्टकट किया था, लोन। और इसका शॉर्टकट क्या किया था, पैनिक। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो इसमें क्या होगा, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। इधर क्या है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। अब देखिए इसमें दो बिक्कर है, इसमें एक बिक्कर है। दो बिक्कर है तो दो बिक्कर को जोड़ने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा सोल्ड ब्रिज का। आप लोग लिख सकते हो सोल्ड ब्रिज इज यूज्ड, और इसमें नो सोल्ड ब्रिज इज यूज्ड, इधर कोई भी सोल्ड ब्रिज का यूज नहीं होता है, इसमें किसी भी सोल्ड ब्रिज की जरूरत हमें नहीं है। इधर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप चलती रहती है, इधर नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से करंट की जरूरत पड़ी है। डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, बाहर से किसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, तभी इसकी जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है भाई। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 10th क्लास तक शायद आप लोगों ने इसे एक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा, बाकी 11th क्लास में दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन में आपने इसका नाम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन it is placed in its own solution under standard conditions। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन से मेरा क्या मतलब है बेटा, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन होगी
1 मोलर। कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, जब आप उसको उसके सॉल्यूशन में डाल दोगे, जैसे कि आप लोगों ने जिंक नाम के इलेक्ट्रोड को लिया या फिर कॉपर नाम के इलेक्ट्रोड को लिया और उसको डाल दिया इसी के सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस टाइम जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आपने कंडीशन सारी स्टैंडर्ड रखी है, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तब आप लोग इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। और आईपीएसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता है। बाकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू लूज। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट का ऐसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया और उसके लिए हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली, एक डिवाइस लिया जिसका नाम है शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसकी खुद की पावर हमेशा 0 मानी जाती है। ये रहा, ये रहा, देखिए ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद करने की ट्रिक क्या है, लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ना। लिथियम का -3.05, कैल्शियम का -2.87। अच्छा, अगर आपको इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, याद रखिए जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उल्टा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, या कह लीजिए नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये E0 Zn 2 पॉजिटिव बाय Zn है, ये रिडक्शन हो रही है, कैसे पता, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है और पॉजिटिव घटता है तो रिडक्शन होती है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूँ, Zn से Zn2 पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और वो इसका क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहला काम है रिलेटिव रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर आपको कंपेयर करना है तो भाई किसकी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। क्लियर। इसके बाद है प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। ये मैं करा देता हूं, डोंट वरी। कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ। सबसे पहली बात, प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ से ही रिलेटेड है। इसको समझ लीजिए, ईएमएफ वाले को, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर E0 सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो, या फिर कैथोड माइनस एनोड कर दो, या फिर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर दो। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन के लिए याद रखिए RO, या फिर राइट माइनस लेफ्ट। मैं इसका मतलब समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है। आपको E0 Zn पता होना चाहिए, अभी लिखवाया भी है -0.76 वोल्ट। E0 कॉपर पता होना चाहिए, कितना होता है, +0.34 वोल्ट। अगर आपको यहां से इसका E0 सेल निकालना है तो क्या आ जाएगा, सेल नोटेशन दे रखी है तो राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हो। राइट में है कॉपर, कॉपर का पोटेंशियल कितना है 0.34, माइनस लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, जिंक, जिंक का कितना है बेटा -0.76। अगर आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो इनर सेल आ गया 1.10 वोल्ट। अगर सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो सेल पॉसिबल है, वो रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर। तो जैसे कि यहां पर लिखा गया ना कि प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या कर लीजिए, आप उसका E0 सेल निकाल लीजिए, और अगर आपका E0 सेल पॉजिटिव आ जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है पॉजिटिव होने वाली है ना। एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे कंपेयर करोगे, लोअर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मींस हायर एक्टिविटी। जितना रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। कॉपर और जिंक में से कॉपर का 0.34 है, जिंक का -0.76 है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है तो जिंक ज्यादा एक्टिव होता है। अगला है प्रेडिक्टिंग वेदर अ मेटल विल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस और नॉट। देखो भाई, वही मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी एसिड के साथ जो हाइड्रोजन से ऊपर है, याद रखिए। या फिर इसका ऐसे याद रख सकते हो,
those metal having negative value of standard reduction potential will release H2 गैस। H2 गैस कौन रिलीज करेगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, वही सेल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? बेटा ये हमें रिलेशन देती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन के साथ। इसकी एक दो और भी कह लीजिए कि एप्लीकेशंस है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए जैसे कि अगर हमें कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल निकालना है तो उसका अच्छा मैं एक नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूं। अगर हमें कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल निकालना आ जाए तो इसका फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 0.0591 बाय एन log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट बोलते हैं। ये 0.0591 को आप 0.06 कर सकते हो सो दैट कि आप इजीली कैलकुलेशन कर सको। अगर आपको कभी ई सेल निकालना आ जाए, ई सेल निकालना आ जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो लिखी गई है स्टैंडर्ड। जब सभी कंडीशन स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर 298 हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, बट वो हमेशा स्टैंडर्ड रहे ऐसा जरूरी नहीं है। और जनरली कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं रह पाती है। तो जब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं रह पाती है तो हमें जरूरत पड़ गई नर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, इसके अलावा यहां से हम लोग डेल्टा जी नोट निकाल सकते हैं विच इज नोन एज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। हमें डेल्टा जी निकालना आ सकता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। इसके अलावा हमें log केसी निकालना आ सकता है। log केसी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। log केसी का फॉर्मूला क्या होगा? log केसी का फॉर्मूला होता है n इंटू में ई नोट सेल, जस्ट अ मिनट, बाय 0.0591। क्लियर है? ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। अब जैसे कि एक रिएक्शन हमें दे रखी है, हमें गिवन है Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। यहाँ पर है कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर, मान के चलो इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। और इससे हमें सब कुछ सोल्व करना है। तो हमें बोला गया कैलकुलेट ईएमएफ डेल्टा जी नोट एट 298 केल्विन इफ ई नोट Cu2 पॉजिटिव बाय Cu इज कितना होता है? ये 0.34 वोल्ट। ई नोट Zn2 पॉजिटिव बाय Zn प्लस 0.76 वोल्ट। देखिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल क्या होता है भैया? ई नोट सेल होता है ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए आप किस पे रिडक्शन हो रही है बेटा? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है भाई? रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन है कॉपर पे जिसका पोटेंशियल है 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन है जिंक पे जिसका पोटेंशियल है, ये माइनस नहीं आना चाहिए था, ये होता है माइनस 0.76 वोल्ट। ये गिवन होगा। यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस 0.76, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया ई नोट सेल। अब हमें यहाँ पर ईएमएफ निकालना है। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा? कंसंट्रेशन देख लीजिए, वो 1 मोलर नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलती है नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन हमें बोलती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना है यहाँ पर? 1.10 माइनस 0.06। बेटा आप 0.0591 से भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा।
तो हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा, वरना सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 कर रहा हूँ। बाय में एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में भी 2 का डिफरेंस है, तो लॉस और गेन हो गया 2 का। लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने शो की है? जिंक टू पॉजिटिव ने। रिडक्शन किसने शो की है? कॉपर टू पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 1.10, ये हो जाएगा 0.03 लोग। जिंक टू पॉजिटिव को देख लीजिए, ये है 0.01, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -2। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं 10 की पावर उतनी माइनस में लिखी जा सकती है। यह 0.1 10 की पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 ये आगे आ जाएगा। ये पावर आगे आएगी 1 माइनस 1.10 माइनस 0.03 इंटू -1 log 10। आई होप आपको पता log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.13 वोल्ट। अब यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि आप डेल्टा जी नोट निकाल लो, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल, -n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो कितने हैं 2। फैराडे कांस्टेंट कितना है 98,500, और ई नोट सेल कितना है बेटा 1.10। ई नोट सेल ये रहा। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, वो आंसर आएगा कूलाम्ब वोल्ट में या कह लीजिए जूल में। ठीक है, अगर यहां से आपको डेल्टा जी निकालने को बोल दे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -NF ई सेल, -n कितना है 2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 और ई सेल 1.13। अगर आपको कोई बोले log KC निकाल लो, log KC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई नोट सेल इंटू में n बाय 0.0591 या फिर 0.06। ई नोट सेल कितना है भाई 1.10 इंटू में 2 बाय 0.06, तो हो जाएगा 0.03। डेसिमल से डेसिमल कट, जो भी आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, इधर भी ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। इसको आप 1000 से डिवाइड करके आंसर को किलो जूल में लेकर आ सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर की जाती है, रुकावट पैदा की जाती है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। आर इज क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, क्या आएगा रो। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, रो का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओहम। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओहम मीटर, या फिर केमिस्ट्री में छोटी यूनिट यूज की जाती है, तो आप लोग लिख सकते हो ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्या होता है? 1/r, और 1/r को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/ρ A/L। 1/ρ इज अ कांस्टेंट विच इज कप्पा A/L। ठीक है, और इस कप्पा को क्या बोलते हैं? दिस कप्पा इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो ओहम इनवर्स, मोह, कैप इनवर्स, या फिर इसका नाम होता है साइमन। आगे मूव कीजिए, आगे मूव करते हैं। देखिए जी इज इक्वल टू क्या था? 1/r। 1/r को अगर लिखेंगे 1/ρ A/L। 1/ρ इज कप्पा A/L। जी इज इक्वल टू कप्पा A/L। कप्पा A/L। अगर मैं कप्पा के लिए सोल्व करूं, कप्पा के लिए क्या हो जाएगा? जी इंटू में L/A, एंड L/A इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज जी स्टार, एंड इस जी स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दादा? इसका नाम होता है सेल कांस्टेंट। क्लियर है? आगे मूव कीजिए। देखिए, अगर आपको कोई बोले कि इसको डिफाइन करो, इस कप्पा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखो बेटा, किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो, इसके साथ वालों को 1 कर दो। अगर मैं ए को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कर दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ को कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा जी।
तो आप लोग क्या लिख सकते हो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, 1 centimeter square। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है भाई? आई थिंक तो क्लियर होगी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होती है उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको कंटेनर में लिख के एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एरिया हो गया। एरिया कितना हो गया भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया, लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर और हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन आ सकता है, इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन आ सकता है बेटा, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। दूसरे शब्दों में सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, उन आयंस की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा वर्ड और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस भाई, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है उसे हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू में 1000 बाय एम। और कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? अभी बताया था मैंने। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिंग पावर या कंडक्टेंस ऑफ ऑल दी आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है उसके जितने भी आयंस हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उनकी कंडक्टिंग पावर को, उनकी कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आ जाता है कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है? अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे ना भाई, तो याद रखिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है एंड कंडक्टिविटी घटती है। तो ऐसा क्यों? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप पानी डालोगे तो ज्यादा आयंस बनने लगेंगे। और ये क्यों घटने लगेगी? क्योंकि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर पानी डालते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस कम होते जाएंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के। अगला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दो अलग अलग टर्म है। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट डालना। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी जो है ज्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइल्यूशन के साथ पढ़ा जाता है, याद रखिए, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं, हेंस कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या करूं? कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होती है ना, कि भाई इतने से वॉल्यूम के अंदर जितने भी आयंस हैं, अगर पानी डाल लूंगा डाइल्यूशन बढ़ने से
नंबर ऑफ आयंस कम होंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। क्लियर है, वेरी नाइस। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट यही लिखा गया है। इसके बाद हमारे पास बेटा कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है। अभी मैंने बताया था कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो मोलर कंडक्टिविटी घटती है। सर कैसे कह रहे हो आप ये बात? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम कह लो या सी कह लो। सी का मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलैरिटी होता है। कंसंट्रेशन और मोलर कनेक्टिविटी में इनवर्स का ही रिलेशन है। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कनेक्टिविटी घटेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरह से होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरह से होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, अच्छा देखिए इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस तरफ घट रही है। जब आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो ना तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ये होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कंसंट्रेशन को कम करें तो मोलर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। रीजन क्या है? देखिए कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन ज्यादा होना। जब आप डाइल्यूशन ज्यादा करते हो, पानी ज्यादा डालते हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ उसमें और आयंस नहीं बन सकते। ऑन दी अदर हैंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें और आयंस बन सकते हैं। सर उसमें और आयंस कैसे बन सकते हैं? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन याद करो, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, जिनका पूरा हिस्सा डिसोशिएट नहीं हो पाता, है ना। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस जो है बढ़ते हैं, बिकॉज वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, एज वेल एज इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी डिक्रीज होती है। पानी डालेंगे तो आयंस दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो भागेंगे फिर कंडक्टेंस के लिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं, ऑन डाइल्यूशन नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दादा ऐसा कछु भी होता है नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप पानी डालते जाओगे नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें सिर्फ आयंस का डिस्टेंस बढ़ता है, आयंस की अट्रैक्शन कम होती है जिससे वो काम कर पाते हैं। क्लियर है? इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कंसंट्रेशन कम करने पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी कम बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आयंस का डिस्टेंस भी कम हो रहा है। देखिए आयंस का जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी स्पीडली वो भागेंगे, है ना। अगर वो चिपक के रहेंगे तो कैसे भाग पाएंगे? आगे मूव करते हैं। अच्छा अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो होगी, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये दो सिंबल होते हैं या फिर तीसरा क्या होती है ये? मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, पानी बहुत ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने ही लगेगी। कोलर्स लॉ ने क्या बोला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड आनायन। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो किसके को लोगी भाई? वो होगी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड आनायन, इन दोनों का सम कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर NaCl, तो वो किसके को लोगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव।
मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ H2O, तो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, इसका कहां पर काम आता है? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप ग्राफ की हेल्प से या किसी फॉर्मूला की हेल्प से नहीं निकाल सकते हो, आपको कोलर्स लॉ का ही यूज करना पड़ता है। ये आपकी हेल्प करती है इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके अलावा ये हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Kc, जिसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, वेयर C का मतलब होता है कंसंट्रेशन एंड अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर वाटर। अगर आपको वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या रहेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आप ये देखो कि H पॉजिटिव कहां से आ सकता है? H पॉजिटिव आ सकता है HCl से। अब आप ये देखो कि OH कहां से आ सकता है? OH आ सकता है NaOH से। अब H पॉजिटिव आ गया, OH आ गया, साथ में NaCl भी तो आ गया, तो उसको निकाल दो। ये देखो HCl में से H आ गया, NaOH में से OH आ गया, और इस Cl को, इस Na को हटाने के लिए हमने NaCl की वैल्यू को बाहर कर दिया। अच्छा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय m, वेयर कप्पा मींस कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है भाई? 0.0248 इंटू में 1000 बाय में m, m मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.20, जो भी आएगा आंसर आएगा। और यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? आगे आपको कुछ NaCl दिया गया है, HCl दिया गया है, CH3COONA दिया गया है, और आपको बोला गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड निकाल लीजिए। एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या रहेगा? इसका एक्सप्रेशन आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। आप ये देखो कहां पर है? CH3COO किस में से मिल जाएगा? CH3COO मिल जाएगा आपको इस इक्वेशन से, HCl इससे मिल जाएगा, CH3COO मिल जाएगा, H मिल जाएगा, NaCl एक्स्ट्रा है तो उसको निकालने के लिए माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो आप ऑपरेशन क्या लगाओगे? थर्ड और सेकंड का प्लस कर दोगे और NaCl वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा भाई? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको समझने से पहले आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती थी। जब भी हम कोई सब्सटेंस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, एंड उसके बाद वो मूवमेंट स्टार्ट करता है टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। और उसके बाद क्या होता है, ये हमने अभी किया था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये हमारे पास है NaCl, ये आपका सेटअप है ना, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला। आपने इधर बैटरी लगा दी, इसे बोलते हैं एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसे बोलते हैं कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज होती है। फिर ये जो NaCl है ये डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर एंड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। Na पॉजिटिव जाएगा, कटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड। ये Cl नेगेटिव इधर जा रहा है, एनोड पर जा रहा है। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। इसको याद रखिए, OA, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इससे नेगेटिव चला जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और क्लोरीन जो है गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये तो एक क्लोरीन है। ये Cl2 कैसे लिख सकते हो आप? हाफ Cl2 करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा जी बहुत सारे Cl नेगेटिव जाएंगे किधर? एनोड पर। एनोड पर जाकर ऑक्सीडेशन शो करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएंगे। एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएंगे? कटायंस। कटायंस क्या होते हैं? Na पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है भैया? रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये क्या बन जाएगा? Na, इधर से ये सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पर Na पॉजिटिव जा जाके रिडक्शन शो करेगा, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इधर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाएगा। बेटा क्या होता जाएगा? सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाएगा। देखिए इसके बाद क्या होगा? सीन कब बन जाता है? अगर ये NaCl सिर्फ NaCl ना हो, एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस का मतलब पानी भी हो जाए, तो कटायन 2 हो चुके हैं। कटायन 2 कौन कौन से हैं?
Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब इनमें से कौन जाए? अनायन दो हो चुके हैं, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब अनायन कौन सा जाए? इनमें से कोई एक ऑक्सीडेशन शो कर सकता है और एक रिडक्शन शो कर सकता है। मैं वाटर के बारे में आपको क्लियर करूं, वाटर जो है, जो H2O है, वो डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, और जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो ये H2 बनाता है एट कैथोड एंड O2 बनाता है एट एनोड। O2 बनाता है एट एनोड। अब बात समझिए कि कौन बनाएगा, NaCl बनाएगा कि वाटर बनाएगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि वाटर कब बना सकता है। अगर सामने कटायन है ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 13 का, तो वहां पर वाटर रिडक्शन शो करेगा, तो वहां पर क्या बनेगा? H2 बनेगा एट कैथोड। और अगर आपके पास कटायन है किसका? 1 2 3 को छोड़ के, डी ब्लॉक का हो जाए, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, इस तरह से अगर हो जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन नहीं बनता है कैथोड पर। अब ऑक्सीजन कब बनेगा एनोड पर? आप देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर जो है ज्यादा है, F नेगेटिव से, SO3 नेगेटिव से, SO4 2 नेगेटिव से, NO3 नेगेटिव से, H2O3 2 नेगेटिव से। ऐसे केसेस में O2 बनता है एट एनोड। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर जो है कम है, किससे कम है भाई? Cl नेगेटिव से, Br नेगेटिव से, I नेगेटिव से, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, जैसे NaCl है, NaCl में से सोडियम बन सकता है एंड क्लोरीन बन सकता है, इधर से H2 बन सकता है, O2 बन सकता है। तो देखिए कौन सा बनेगा भाई, बताइए कौन सा बनने वाला है? देखो बेटा, यहां से इन दोनों का कंपैरिजन है, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहां पर इससे तो ये जीत जाएगा हाइड्रोजन, और इधर कौन जीत जाएगा भाई? ऑक्सीजन और क्लोरीन में से क्लोरीन जीत जाएगा। एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं करवाने वाला हूं बेटा, होगा भाई कि कब क्या बनेगा। अगर सिर्फ NaCl है तो NaCl की रिएक्शन दिखाओगे करके, बट अगर NaCl के साथ वाटर भी आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि वाटर कहां पर प्रोडक्ट बनाता है। वाटर में से H2 बनता है कैथोड पर, O2 बनता है एनोड पर। H2 कब बनता है? कैथोड पर। अगर उसके सामने, उसके कंपैरिजन में S ब्लॉक के कटायन हो, कब नहीं बन पाएगा? अगर D ब्लॉक के कटायन है। O2 कब बनता है? एनोड पर। जब हमारे पास H2O3 2 नेगेटिव हो, SO4 2 नेगेटिव हो, SO3 2 नेगेटिव हो, NO3 नेगेटिव हो, इस तरह से अगर आयंस है तो वहां पर वाटर जीत जाता है, वाटर एनोड पर O2 बनाने लग जाता है। बट वाटर के सामने अगर Cl नेगेटिव आ जाए, Br नेगेटिव आ जाए, I नेगेटिव आ जाए, ऐसे केसेस में वाटर एनोड पर प्रोडक्ट नहीं बना सकता भाई। क्लियर है? बाकी डोंट वरी, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप लोगों को बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या बनेगा भैया, बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट बनते हैं एनोड पर एंड कैथोड पर। सब्सटेंस डिपॉजिट हो सकता है अगर कोई मेटल है तो, और सब्सटेंस लिबरेट हो सकता है अगर कोई गैस है तो लिबरेट होगी। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में यही बात की गई है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा डिपेंड करता है कि मैं वहां से कितना चार्ज पास करा रहा हूं। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको हटाएंगे तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा Z इंटू Q। इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और Q आपको पता होगा, I करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। और अगर मैं यहां से चार्ज का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। Z का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोलर मास बाय N इंटू F इंटू I इंटू T। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N इंटू F। I इज करंट, T इज टाइम। टाइम आप लोगों को सेकंड्स में लेना है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है ना भाई? देखो, अगर सिंगल कटायन है, सिंगल एनायन है तो इजीली रिएक्शन हो जाएगी। वाटर का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वाटर क्या बनाता है? H2 बनाता है कैथोड पर, O2 बनाता है एनोड पर। H2 कैथोड पर कब बनेगा? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है। किससे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? S ब्लॉक के एलिमेंट से। और O2 कब बनाता है? एनोड पर। उसके सामने अगर ऑक्सीजन वाले हो, लाइक NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, इस तरह से अगर आ जाए तो O2 बनता है। ठीक है, बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट वरी, मतलब मैंने को ना मन से तसल्ली सी नहीं आ रही है उस टॉपिक से ना।
डोंट वरी, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। ये समझिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि भाई जितना गुड डाल लोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आ जाएंगे, जितना करंट डाल लोगे, जितना चार्ज पास कराओगे, उतना ही ज्यादा यहां पर सब्सटेंस डिपॉजिट होता चला जाएगा। इसी से इंस्पायर होकर हमने बनाया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन लो, देखिए जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, दो कंटेनर हो गए, है ना, एक में हमने कुछ भी सॉल्यूशन ले लिया, एक्स का सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे में हमने मान के चलो वाई का सॉल्यूशन ले लिया, और इधर हम लोगों ने लगा दी है रोड्स। और इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से इसके अंदर, सीरीज के अंदर। अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उतना क्या। अब जैसे मैं तुम सबको सेम पढ़ा रहा हूं, बट सबके सेम मार्क्स तो नहीं आएंगे ना, यहाँ पर खुद की कैपेसिटी भी रोल प्ले करने लग जाती है कि खुद आप कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सेकंड लॉ में यही बात है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे कि यहां पर AgNO3 है, CuSO4 है, डिपॉजिट होती है मेटल, Ag कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, Cu कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। अब ये इक्विवेलेंट वेट किस बीमारी को कहते हैं, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका फॉर्मूला आएगा बेटा मोलर मास बाय चार्ज। इन मेटल्स का आपको मोलर मास गिवन होगा, अपर में जो चार्ज होगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बेटा जी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, एक आधा क्वेश्चन, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे कांस्टेंट। हम पढ़ रहे हैं कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलम्ब होती है। इसका मतलब क्या है, फैराडे कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल यानी कि 6.02 × 10⁻²3 है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो अप्रोक्सीमेटली आपका 96,500 कूलम्ब आ गया। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, फैराडेज कांस्टेंट बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई 10 मिनट के लिए विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, इसको डिपॉजिट होना है तो पहले आयंस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। डिपॉजिट होती है मेटल, कॉपर 2 पॉजिटिव कटायन जाएगा कैथोड पर, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर ये क्या बन जाएगा कॉपर। आप W का फॉर्मूला क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू होता है जिट। W का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जिट होता है, जिट। जिट मतलब मोलर मास बाय N इंटू F इंटू I इंटू T। अब देखिए कॉपर का मोलर मास कितना होगा भाई, कॉपर का मोलर मास नहीं गिवन है, पता होना चाहिए, वैसे गिवन होगा 63.5 N। इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन किया है 2। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500। कितना करंट पास करवाया गया है 1.5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए पास कराया गया है बेटा, यहां पर पास कराया गया है 10 मिनट्स के लिए। रिपीट कर रहा हूं, आपको टाइम सेकंड्स में लेना है, तो आप यहां पर ले लोगे 600 सेकंड्स। क्लियर है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा 0.2938 ग्राम यहां से आंसर आ जाने वाला है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारे पास बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे हैव वन और मोर सेल। एक से ज्यादा सेल होंगे और इससे हमें एनर्जी मिलती है। इनको कमर्शियल बैटरीज भी बोलते हैं। कमर्शियल बैटरीज का मतलब क्या है, जिसपे इन्वेस्टमेंट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, खर्चा कम हो, फायदा ज्यादा हो। हमारे पास 3 तरह की बैटरीज की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले होती है बेटा प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, फिर होती हैं सेकेंडरी बैटरीज, और सबसे मॉडर्न है हमारे पास फ्यूल सेल। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वन, सिर्फ एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ये क्या होती हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है बेटा, सेकेंडरी बैटरीज हमारे पास जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन अकर अगेन एंड अगेन। क्या होते हैं ये, रिचार्जेबल होती हैं। रिचार्जेबल होती है तो इनको लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। फ्यूल सेल मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है इन विच
इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना। और फ्यूल भी ऐसा लेना है जो नॉन पोल्यूटिंग हो, लाइक H2, CH4, मिथेनॉल। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल हो जाते हैं ड्राई सेल, जिसको आप लोग पेंसिल सेल भी बोलते हो, जो रिमोट के अंदर डलता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाता है मर्क्यूरी सेल, जिसको आप लोग बोल सकते हो बटन सेल, जो घड़ियों के अंदर डलता है। सेकेंडरी बैटरीज कहां पर यूज होती हैं? सेकेंडरी बैटरीज का एक बढ़िया एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, घरों में जो इन्वर्टर यूज किया जाता है। और इसका एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसका यूज किया जाता है अपोलो के द्वारा उनके स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? ड्राई सेल की। ड्राई सेल के अंदर क्या होता है बेटा? बाहर की तरफ एक जिंक का वेसल होता है, ठीक है, और बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, ग्रेफाइट रोड। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है जिंक वेसल, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट भरा होता है किसका? MnO2 का, MnO2 का, ठीक है। और क्या होता है? बस यही होता है ना। इधर साइडों में भरा हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, और इसमें स्मॉल अमाउंट है जिंक क्लोराइड का। ये आपने सबने देखा हुआ है, रेडियो में जो सेल डलते हैं रिमोट में, या फिर जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर जो सेल डलते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शंस को याद करना चाहते हो तो एक होती है एनोड। एनोड पर कौन होता है? जिंक। जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? Zn2 पॉजिटिव। अब आ जाते हैं एट कैथोड। कैथोड पर कौन है? MnO2। और इसके अलावा एक अमोनियम क्लोराइड नाम का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसमें से कटायनिक फॉर्म NH4 पॉजिटिव इधर आ जाएगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको भी 2 टाइम्स ले लो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, वो इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा? हो जाएगा 2MnOOH एंड 2 टाइम्स ऑफ NH3। इस तरह की इसके अंदर रिएक्शन होती है। अगर आप जोड़ के लिखना चाहो तो जोड़ के भी लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ पर इसको जोड़ के लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद इस सेल के बारे में खास बात क्या है कि इसकी वोल्टेज वेरी करती है ना, चेंज होती रहती है। उसके बाद हमारे पास आता है मर्करी सेल। मर्करी सेल जो बटन का सेल होता है, बटन सेल एक छोटू ड्राई सेल होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसे ग्रेफाइट की रोड होती है भाई, जो कैथोड का काम करेगी, और बाहर की तरफ एक जिंक का वेसल होता है, और साइडों में इसमें पेस्ट भरा होता है। जैसे उसमें पेस्ट भरा हुआ था, उसमें था एक पाउडर्ड MnO2 और बाहर अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है? HgO होता है, मर्करी ऑक्साइड होता है, और थोड़ा अमाउंट होता है KOH का। अगर आप इसकी सेल रिएक्शन को याद करना चाहोगे, सेल रिएक्शन क्या होगी भाई बताइए? सबसे पहली बात, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? जिंक ने दे देने हैं, क्या दे देना है? जिंक ने दे देने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Zn2 पॉजिटिव। और इस KOH में से इधर 2 OH नेगेटिव आते हैं, इनमें से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, एक्चुअल में क्या बन जाता है? ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर है HgO, वो HgO इस वाटर के साथ जुड़ जाता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये सारे का सारा पोर्शन क्या बन जाएगा? ये सारे का सारा पोर्शन बन जाएगा 2 OH नेगेटिव, और इधर आ जाता है Hg। ठीक है, ये HgO यहाँ से आ गया, H2O ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन H2O एंड ऑक्सीजन मिलकर बन गए 2 OH नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास बच गया है Hg। क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया? Zn प्लस HgO। ओवरऑल रिएक्शन बहुत ईजी है इसकी, ZnO प्लस Hg। ऑक्सीजन जिंक के पास आ गया है, Hg अकेला बच गया है। इस रिएक्शन के बारे में खास बात क्या है? मर्क्यूरी सेल की जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन आयनिक होती हैं, और नॉन आयनिक होती हैं तो इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करती। ये जो सेल है अपनी पूरी लाइफ में कितनी वोल्टेज देता रहता है? 1.35 वोल्ट।
ठीक है, इसका यूज किया जाता है वॉचेस के अंदर, हेयरिंग एड्स के अंदर, टॉयज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी मतलब जो रिचार्जेबल होती हैं, जिनको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी का। आपको दिख रहा है ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें से 6 प्लेट है, 6 में से 3 प्लेट आपको दिखाई दे रही होंगी थोड़ी सी शेडेड है, ये होती है लेड की प्लेट, और जो शेडेड नहीं है वो होती है लेड ऑक्साइड की प्लेट। लेड की प्लेट्स यहाँ पर कैथोड का काम करती हैं, और लेड ऑक्साइड की प्लेट इधर कैथोड का काम करती हैं। हाँ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी, और इधर इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करता है। कौन करता है इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले? H2SO4। इसकी रिएक्शंस को अगर आपने याद रखना है, देखिए देखिए कैथोड का काम क्या है पीबी ने, एनोड का काम क्या है पीबी ने, और कैथोड का काम क्या है पीबीओ2 ने। दोनों ही क्या बनाएंगे? दोनों ही बनाएंगे PbSO4 लेड सल्फेट। ठीक है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं? सो दैट तुम्हें रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए, है ना। अब इधर क्या है भाई, इधर सल्फेट बना है तो ऑब्वियसली SO4 2 नेगेटिव भी आया ही होगा, इधर भी सल्फेट बना है तो SO4 2 नेगेटिव भी आया ही होगा। ये ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग इधर 4H पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाटर। अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। क्या बच गया? ये बच गया Pb प्लस PbO2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ये 4 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव, और ये 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 एंड 2 टाइम्स ऑफ वाटर भी है। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। 2 टाइम होंगे ना भाई, एक टाइम ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, रिचार्ज भी करना पड़ता है, रिचार्जेबल बैटरीज हैं। क्या हो गया भाई, अपने आप आ गया क्या? मक्खी मुक्खी बैठ गई कहीं? हम्म, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, पावर इन्वर्टर्स के अंदर। अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करते हो ड्यूरिंग रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग वाली कर ली, रिचार्जिंग में क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, एनोड कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है, बस रिएक्शन उल्टी, एनोड कैथोड लिख दोगे और कैथोड को एनोड लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन बिहाइंड दिस की फ्यूचरिस्टिक है ना, नॉन पोल्यूटिंग है, इट इज हाईली एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी 70% है। जबकि हमारे पास जो ऑर्डिनरी मेथड है लाइक थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाएगी, उनकी एफिशिएंसी 40% है। मतलब 40% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, 60% रिएक्टेंट से पोल्यूशन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं। कुछ इस तरह का सेटअप होता है बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह का सेटअप होगा। ठीक है, इस तरफ से जाती है हाइड्रोजन गैस, इस तरफ से जाती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग NaOH ले सकते हो या फिर KOH ले सकते हो। ये क्या है, ये क्या है भैया? पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। क्या मतलब होता है सर पोरस का? पोरस मतलब जिसमें हल्के हल्के होल्स हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, और रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह का यूज किया गया है। अब अगली बात करें, यहाँ पर एट एनोड, एट कैथोड, ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, 2H2 होते हैं, O2 होता है, एंड उससे क्या बन जाता है 2H2। एनोड पर क्या है, इधर H2 है, कैथोड पर क्या है, इधर O2 है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है 4H पॉजिटिव। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अच्छा, कुछ और भी आता है इसमें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को आप आयंस में तोड़ दोगे तो यहाँ से आप लोग 4OH नेगेटिव ले सकते हो। ये 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, ये 4H पॉजिटिव 4OH मिलके बन जाएंगे 4H2। इनमें से 2H2 इधर आ जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बन जाएगा 4OH नेगेटिव। आप इन सबको जोड़ोगे ना, देखना हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव बन गए। आप इनको जोड़ के लिख दोगे, अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल,
4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल, हमारे पास ये बचेगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। क्लियर है ना, देख लेना यही बचेगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल। डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है? एक मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना, एक मेटल का स्लो ईटिंग अवे। जब उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेज अटैक करती हैं तो धीरे धीरे वो मेटल खत्म होने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिजन, है ना। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, उस मेटल के सरफेस पर कुछ कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं, सच एज सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ये जैसे बन जाएंगे। इनमें सबसे फेमस जो कोरिजन होता है वो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना। और इसको केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.XH2O। आगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है भाई? सबसे पहले एयर एंड मॉइस्चर, जितना ज्यादा होगा रस्टिंग उतनी ज्यादा होगी, है ना। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, जिस मेटल, एक मेटल प्योर है एक मेटल इम्प्योर है, जिसमें ऑलरेडी इंप्योरिटीज है वो जल्दी खराब हो जाएगी। अगर एक बंदा दारू पीता है तो वो सिगरेट भी जल्दी पी लेगा, पहले से जिसमें एक कमी होती है ना वो नई कमियां जल्दी जल्दी ढूंढता है ना। और जो पहले से ही कोई कमी नहीं कर रहा है वो कोशिश करता है बच के रहता हूँ बाकी कमियों से भी। एक मेटल जो ऑलरेडी कुछ इंप्योरिटीज रखती है वो जल्दी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बढ़ाएगा। स्ट्रेन, ये भी बढ़ा देने वाला है, सब बढ़ाता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, ये भी रस्टिंग ऑफ आयरन को बढ़ा देता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, अगर किसी मेटल पे स्पेसिफिकली आयरन पे अगर आपने प्रोटेक्टिव कोटिंग कर रखी है तो वो उसको जंग से बचा सकता है, ये इसका उल्टा चीज होगी। प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, अगर कोई मेटल सीरीज में ऊपर है, यह याद रखिए, जिसका लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसकी हायर एक्टिविटी होगी, और जिसकी हायर एक्टिविटी होगी वो मेटल जल्दी खराब भी हो जाएगी, वो मेटल जल्दी खराब भी हो जाएगी भाई। क्लियर है। उसके बाद है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, कवरिंग ऑफ आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ जिंक, जिंक से जिंक की लेयर कर देना ही क्या कहलाता है भाई? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जिंक की लेयर चढ़ा के हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला है गिव 3 मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को जंग से बचाना है। तो सबसे पहले आता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है कि आयरन के सामने एक बैरियर लगा दो जिससे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेज के कांटेक्ट में ना आ पाए। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, ऑयल या ग्रीस से कोट कर सकते हैं। कुछ नॉन कोरोडिंग मेटल सच एज निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल का मतलब नाम से क्लियर है, सैक्रिफाइस। हमें आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और मेटल की बलि देनी पड़ेगी। होता है ना बॉलीवुड की फिल्मों में, एक विलन ने गोली चला दी, हीरो को बचाने के लिए साइड हीरो आता है, बस जय जय वीरू, हाँ जय मरने लगता है, भाई मैं जा रहा हूं, यहीं तक की जीवन था मेरा, है ना। ऐसा होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इन दिस आयरन सरफेस इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव देन आयरन। आयरन से ज्यादा एक्टिव मेटल होगी वो जल्दी खराब होने लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कुछ ना कुछ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जैसा ही है ना। हम क्या करते हैं, इसमें आयरन ऑब्जेक्ट को एक ज्यादा एक्टिव मेटल से कॉन्टैक्ट कर देते हैं, तो वहां पर क्या होने लगेगा? वो मेटल खुद को खत्म करने लगेगी। द आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल इधर डायरेक्टली और थ्रू अ वायर। द आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड, है ना, और जो प्रोटेक्टिंग मेटल है वो एनोड का काम करेगी। एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन देगी। और इस मेथड में, कैथोडिक प्रोटेक्शन के मेथड में जनरली हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम अपना बलिदान दे देता है ना, इस तरह से है। जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। अब देखो नीचे क्या लगा होता है, नीचे तो आयरन के होंगे वो जो कंटेनर है, अब उनको जंग लगने लगेगा मॉइस्चर की वजह से, तो उसको बचाने के लिए उनको वायर से मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देते हैं और मैग्नीशियम धीरे धीरे खत्म होता रहता है और आयरन ऑब्जेक्ट ऐसे बच जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन ले लो भाई जो बचा देगा। और एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? लाइक अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट, ये भी आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा चैप्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टर। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसका ज़्यादा फायदा उठाने के लिए मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना, या फिर इसका मार्क बूस्टर जो कि कल आ जाएगा उसको जरूर देख लेना। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।